नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे आज का हमारा क्लास 7 है, जहां पे हम नेटवर्क के बारे में विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, जहां पे हम नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारियों को हम विशेष तौर पर देखेंगे। अगर हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें, जिसमें हमने इंटरनेट और डब्ल्यू के बारे में विशेष तौर पर पढ़ा है, वहाँ पर हमने इंटरनेट के बारे में जाना, इंटरनेट के फादर कौन है और इंटरनेट को स्थापित करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इन सारी बातों को हमने जाना। साथ ही अगर हम और भी बात करें तो नेटवर्क के प्रकार क्या हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हमने जाना। अगर उसके अलावा हम बात करें तो जिसमें हमने डब्ल्यू के बारे में भी जाना कि डब्ल्यू को सबसे पहले कब बनाया गया, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है, ऐसी और भी कई बातें हमने जानी। अगर हम आज की क्लासेस की बात करें तो आज हम नेटवर्क के बारे में जानने वाले हैं। यह जो क्लास है यह आपके पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है और कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर और देखते हैं कि आज के क्लास में हमारा क्या खास रहने वाला है, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अगर वैसे मैं बात करूँ तो इससे पहले हमने नेटवर्क के बारे में इंटरनेट हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत उसमें बताया था कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है, जिसे हम केबल्स के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से या अन्य रूपों से हम इसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या वो रेडियो वेव्स या सैटेलाइट, इन सभी के माध्यमों से हम 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि नेटवर्क क्या होता है। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैकर क्या होता है। तो एक हैकर वह होता है जो नेटवर्क की कार्य पद्धति को जानने के लिए नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। और सिस्टम तक पहुँचने के लिए, साथ ही मैं बता दूँ कि सिस्टम तक पहुँचने के लिए जो पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम होता है उसे ही हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग अलग होता है और हैकर अलग होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होंगी कि जो पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम होता है उसे हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, और हैकर जो कि किसी नेटवर्क में छेड़छाड़ करता है, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करता है, कोई भी डाटा हो उसे इकट्ठा करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे इकट्ठा करता है, मतलब किसी दूसरे के कंप्यूटर से, तो वह हैकर कहलाता है। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देन हैकिंग के बाद सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और यूजर उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। इसे DOS कहा जाता है। यह इसका पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब हैकिंग हो जाता है तो उसमें DOS का मतलब क्या होता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है कि मतलब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वह हो नहीं पाता है, तो इसे ही डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे होंगे। अदरवाइज आपको यह सारे नोट्स हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स आप जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको हमारे ऐप मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यह कोर्स जो कि आपको 199 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है, वह आपको यहाँ पे एक ऑफ़र के साथ आपको 99 रुपीज़ में यह कोर्स मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए वैलिड होगी। अगर मैं और भी बातें करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हैकिंग को यहाँ पे मेनली तरीके से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला हो जाएगा व्हाइट हैट हैकिंग, दूसरा हो जाएगा ब्लैक हैट हैकिंग और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ग्रे हैट हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाइट हैट हैकिंग क्या होता है, तो इसमें एक अच्छे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर उद्देश्य सही हो तो उसे व्हाइट हैट हैकिंग कहा जाता है। नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे WHH के नाम से जाना जाता है। यह इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि WHH का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही ब्लैक हैट हैकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ छुपा होता है। यह गलत कामों के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कि हैकर जो दूसरों के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए यूज करता है, उसे ब्लैक हैट हैकिंग कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BHH के नाम से जाना जाता है। अगर हम व्हाइट हैट हैकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे रैमसम वायरस हो जाएंगे, पेगासस वायरस हो जाएंगे। हालांकि यह बाद में यह चर्चाओं में रहा था कि इजराइल ने इसे इंडिया को प्रोवाइड किया था,
बाद में इस पर कुछ एलिगेशन लगे, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन ये सारे वाइट हैकिंग के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम ग्रे हैट हैकिंग की बात करें तो ग्रे हैट हैकिंग दोनों कामों के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिशिंग क्या होता है। अगर मैं फिशिंग की बात करूं तो फिशिंग पर यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड को भेजा गया फर्जी मेल। जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। अब यहाँ से फिशिंग का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का नदी के किनारे खड़ा है और यहाँ पे वह हाथ में अपने रॉड लेकर वहाँ से फिशिंग रॉड यहाँ पे नदी में डालता है, उसका जो धागा होता है, और उसमें चारा लगाया हुआ था। तो यहाँ पे एक मछली आती है और इसे पकड़ने के लिए मछली को मतलब वह चारा मिलता है, तो उसे खाने के लिए वहाँ पे जाती है और इसी क्रम में मछली वहाँ पे पकड़ी जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे हैकर बैठकर इसमें कुछ फर्जी ईमेल भेजता है। जब यहाँ पे बैठा हुआ एक अदर इंसान इस पर क्लिक करता है तो यहाँ से उसके सारे डाटाज और इंफॉर्मेशंस जो होते हैं वह उसके द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। इसे ही फिशिंग कहा जाता है, मतलब कि चारा डालकर फंसाना, इसे फिशिंग कहा जाता है। तो आप इस आसान भाषा में समझ सकते हैं। अगर आप चीज़ों को रिलेट कर कर सीखेंगे तो आप आसानी से सारी बातों को समझ सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में, तो सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले गुप्त कोड में बदलना और रिसीवर द्वारा इसे पुनः साधारण कोड में बदलना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यह एक आसान भाषा में समझने वाली बात है जो आसानी से आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। यह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी कंप्यूटर में। जब आप नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वायरस के बारे में अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा, और सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन होता है वह वायरस के ही फुल फॉर्म के बारे में होता है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वायरस के पूर्ण रूप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाता है, यह इसका पूर्ण रूप हो जाता है। तो यह आप नोट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में यह बात बताई है कि अगर आपके पास एक वाइट पेज है तो उसमें सारे जो फुल फॉर्म्स हैं उन्हें आप नोट करते चले जाएं, ताकि बाद में आप उसे रिवाइज कर सकें, जब जरूरत पड़े तो विशेष तौर पर उन बातों पर आप ध्यान दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यह बात समझ चुके होंगे कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो मेमोरी के माध्यम से फैलता है, या मैं ऐसे कहूँ कि सीडी और डीवीडी पेन ड्राइव को दूसरे सिस्टम में लगाते हैं, या उनके पेन ड्राइव और सीडी और डीवीडी को अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो यह इस तरह भी फैलता है। यह इंटरनेट के माध्यम से भी फैलता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आपके पास एक मेमोरी कार्ड होती है जिसे चिप बोला जाता है। अगर आप उसे किसी दूसरे मोबाइल में लगाते हैं, फिर उसे आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप उसे अपने मोबाइल में लगाते हैं वहाँ पे आपको अपने मोबाइल में अननोन फाइल्स बन जाते हैं, जिसमें अननोन डाटाज होते हैं जो कि वायरस के रूप में धीरे धीरे फैलते जाते हैं, और इस तरह से आपके मेमोरीज खराब हो जाते हैं, आपके सिस्टम स्लो काम करने लगते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और मैं अगर बात करूँ इसके एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे मालवेयर हो जाएंगे, वर्म हो जाएंगे, स्पाईवेयर हो जाएंगे, ट्रोजन हॉर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए कि ट्रोजन हॉर्स जो होता है यह अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। बाकी जितनी भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वो सारी अपनी कॉपी स्वयं बनाती है। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में लगाते हैं या किसी दूसरे सिस्टम में लगाते हैं अपने चिप या डीवीडी को, तो वहाँ पे अपने आप यह सारी जो कॉपीज़ हैं वह अपने आप बनती चली जाती हैं और इस तरह से वायरस फैलते चला जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स जैसा कि आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, विशेष तौर पर जैसे कि कंप्यूटर स्वयं रिबूट हो जाता है। आपके मोबाइल में भी यह सिस्टम हो जाता होंगे, या मोबाइल में कभी कभी कुछ अननोन फाइल्स बन जाते हैं जिसमें कि वायरस भर जाते हैं। तो क्या देखते होंगे कि आप मोबाइल चला रहे हैं और कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे, या कभी आप क्रोम यूज कर रहे होंगे, तो उस समय अचानक से आपका मोबाइल शट डाउन हो जाता है। ठीक है, यही कारण होता है कि इसमें वायरस फैल जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका मोबाइल स्लो काम करने लगा, मेनली उसमें जो कारण होता है उसमें वायरस भर जाते हैं, बार बार हैंग होने लगता है। तो वायरस के कारण यही सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ ही वायरस हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पॉइंट होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको सॉरी 4 नंबर आपको मिल गई है, यह पॉइंट है। वायरस कभी भी हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं करता है, यह सिर्फ सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है। अगर मैं इसके आगे और बात करूँ तो सबसे पहला खोजा गया जो वायरस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया। यह एक क्वेश्चन है कि सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, तो क्रीपर हो जाएगा,
जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो नेटवर्क सुरक्षा के बारे में यहाँ पर हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो दुनिया भर में फैले सूचनाओं का भंडार, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते होंगे। यहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया किसी दूसरे जगह पर, तो ये सारे जो चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं डिजिटल फॉर्म में, यही सारी साइबर स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। अगर साइबर वारफेयर के बारे में बात करें तो यह मॉडर्न एज का एक वारफेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। यह बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन बीच में आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे काम साइबर के माध्यम से हो रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि साइबर के माध्यम से अटैक कर कर वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे कंट्री को चोरी किया जाता है और उनसे पता लगाया जाता है कि उस देश की कमजोरी क्या है। जब किसी देश द्वारा अन्य देश का डाटा चुराया जाए या नष्ट किया जाए या अन्य देश के नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ किया जाए, इसे साइबर वारफेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि यह मॉडर्न एज का वॉरफेयर है। अगर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से किया गया कोई भी गैर कानूनी काम नेटवर्क क्राइम कहलाता है। अगर मैं और भी इसमें कुछ बातें बताऊं तो कंप्यूटर से डाटा चुराना, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, असामाजिक तथ्यों या चित्रों की प्रदर्शित करना, मतलब अनयूजुअल जो फोटोग्राफ्स होते हैं, अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पे अचानक से कुछ अनयूजुअल से कुछ ऐसे फ़ोटोज़ आ जाते हैं जो कि वहाँ पे होने नहीं चाहिए, कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाने लगते हैं, तो ये सारे चीज़ होती हैं नेट क्राइम के माध्यम से फैलती है। अनचाहे पेज खुल जाना, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हो जाती है यह आपके नेट क्राइम में आती है। साथ ही यहाँ पे नेट क्राइम से बचने के कुछ उपाय हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि आपने आज बदला तो फिर कल इसे बदल दिया, इस तरह से तो आप अपने ही पासवर्ड को भूल जाएंगे। यूँ करना है कि जैसे आज आपने कोई पासवर्ड लगाया तो इसके 6-7 महीने बाद आप उसे एक बार से फिर से चेंज कर लीजिए, ताकि किसी दूसरे को यह पता ना चल सके। साथ ही एंटीवायरस का प्रयोग करना, जो कि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, तथा एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करना, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका सिस्टम स्लो काम करने लगता है, ठीक है, या आपको कोई नेट क्राइम से बचना हो तो आपको अपने मोबाइल या सिस्टम में एंटीवायरस हमेशा रखना जरूरी है और उसे समय समय पर अपडेट करते रहिए, तभी आप नेट क्राइम से बच सकते हैं। कुछ एंटीवायरस के नाम यहाँ पे निम्नलिखित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैकेफ हो जाएगा, या कैस्पर स्काई हो जाएगा, या वेस्ट हो जाएगा, एवीजी हो जाएगा, बिट डिफेंडर हो जाएगा, या नोटेन हो जाएगा। ये सारी कुछ एंटीवायरस के नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही स्पैम के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पैम एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि ईमेल के माध्यम से यहाँ पे अवांछित संदेश, विशेषकर यहाँ पे विज्ञापन को भेजा जाता है। ईमेल पर आपने अक्सर देखा होगा कि ईमेल की एक साइड में बॉक्स रहता है, 3 डॉट के साइड में। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑल जितने भी ईमेल्स होते हैं उनको देखने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक स्पैम ईमेल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि विशेष तौर पर एडवर्टीजमेंट होते हैं, या कुछ ऐसे फर्जी ईमेल होते हैं, या अनयूजुअल फ़ोटोज़, या कुछ ऐसे कंपनी से भेजे गए ईमेल होते हैं, या लोन खरीदने के लिए भेजे जाते हैं। मतलब कि हालांकि मैं एक साफ शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के सारे मैसेजेस होते हैं, मतलब ईमेल होते हैं। और ईमेल स्पैमिंग वह होती है जिसमें बार बार एक ही ईमेल को भेजना ईमेल स्पैमिंग कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि स्पैम अलग होता है और ईमेल स्पैमिंग अलग होता है, ठीक है। और फायरवॉल की बात करूँ तो फायरवॉल में कुछ इस तरह से आप समझना है कि एक नेटवर्क का यह एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोगों को रोकने के लिए और अधिकृत ऑपरेशन को अनुमति देने के लिए किया जाता है। हालांकि यह बहुत ही भारी वर्ड हो गया, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंटरनेट से मैंने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है। अब जब मैंने इसके साथ एक मेनली इन्फॉर्मेशन सेंड किया, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि मैंने एक मेन इन्फॉर्मेशन सेंड किया और साथ ही साथ यहाँ से एक अनयूजुअल कोई मैसेज यहाँ से जा रहा है, और यह जो फायरवॉल है वो कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन ईमेल सेंड किया, वह यहाँ से मेन ईमेल को पास कर देता है, और जो यहाँ से अनयूजुअल मेल है उसे वह यहाँ से रिटर्न कर देता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देता है और मेन ईमेल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से यह काम करता है। तो फायरवॉल सारे जो अनयूजुअल मैसेज है, ईमेल हैं, जो वायरस हैं, उन सभी को रोकने का यह काम करता है।
साथ ही साथ कुकीज़ की मैं बात करूँ तो कुकीज़ व्यक्ति द्वारा जितने भी बार किसी वेबसाइट को या जितने भी बार किसी चीज़ को सर्च किया गया है उसकी सारी जानकारी कुकीज़ में रहती है। तो ये सारी बातें थी जो कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड थी, जो कि आपको जानना जरूरी थी और यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे द्वारा यहाँ पे यह जो कोर्स है वह आपको 199 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन इसे अभी ऑफ़र के दौरान आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब इसके बारे में पूर्ण रूप से सारी जानकारियाँ आप हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं और आप इस कोर्स को 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो जाता है और यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ पढ़ते रहें और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।